सी टेट के बाल विकास अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज को लगातार कंटिन्यू बनाए हुए हैं। आप जानते हैं कि टॉप 15, टॉप 40, अब टॉप 200 और टॉप 1000 की सीरीज हम चला रहे हैं। तो इस क्रम में यह अगली सीरीज है। इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें कुल 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बहुत ही तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम मजा दे देने वाले हैं। शरीर में गूदा है, जान है, तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा हल ने दिया था, थॉर्नडाइक या स्किनर ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है स्किनर। क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा दिया था स्किनर जी ने। क्रमादेशित अधिगम आखिर होता क्या है? तो इसमें जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो बड़ी समस्याओं को आपको सिखाना पड़ता है ना, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके और सिखाते हैं। एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके बच्चे को सिखाना ही क्रम से सिखाना, एक के बाद एक चरण की तैयारी करा कर सिखाना क्रमादेशित अधिगम कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हुए हैं? बिनेट हैं, चॉम्स्की, पावलोव या मैस्लो? तो ध्यान से देखिएगा। बीने जो है यह बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। बीने किस सिद्धांत से संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। चॉम्स्की किससे है? भाषा से है। भाषा से कौन है? चॉम्स्की। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। पावलोव किससे हैं? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से हैं। और अब्राहम मैस्लो किससे हैं? यह विकास के चरणों से संबंधित है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नोम चॉम्स्की। यह भाषा के विकास से जुड़े हुए हैं। इनमें थोड़ा सा और हम बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। चॉम्स्की जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको LAD कहा जाता है। LAD आखिर होता क्या है? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। यह हर प्रजाति के बच्चों में होता है। अगर भैंस का बच्चा है तो भैंस में भी होगा, आदमी का है तो आदमी का, बंदर होगा तो बंदर में, तो हर एक में है। इसे भाषा यूनिवर्सल कहा जाता है कि यह कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में होता है और वह उसी भाषा को सीख पाएगा, उसी भाषा को जिस प्रजाति का बच्चा होगा। तो चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरे का बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्धांत दिया जिसका शीर्षक क्या है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का शीर्षक है परीक्षण और त्रुटि अधिगम। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। पहला ऑप्शन इसमें सेट हो जाएगा क्योंकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो परीक्षण और त्रुटि अधिगम का सिद्धांत है। तो आखिर इसमें इन्होंने कहा क्या था? तो थॉर्नडाइक का कहना था कि अगर कोई गलतियां कर रहा है कुछ सीखने में तो उसे गलतियां करने दीजिए। क्यों करने दीजिए? क्योंकि गलतियां कर करके सीखते सीखते वह सही काम करने तक पहुंच जाएगा और जब एक बार सही काम करने लगेगा तो वह फिर गलतियां नहीं करेगा, एक भी गलतियां फिर नहीं करेगा। तो थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है परीक्षण और त्रुटि अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है? अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर। तो यह तीनों जो है वो शिक्षण अधिगम के स्तर हैं, लेकिन दूरवर्ती इसका कोई स्तर नहीं है। आखिर होता क्या है? तो स्मृति स्तर में आप चीज़ों को याद करते हैं, रट करके पहले याद करना पड़ता है। अगर कुछ सीखना है तो ध्यान से सुनिए, रट करके याद करना होता है। सीटेट और टेट में भी आपको रट कर याद करना पड़ेगा। चिंतनशील स्तर, उसके बाद आता है चिंतनशील स्तर कि जो आपने रट कर याद किया है उस पर विचार कीजिए, वो आखिर है क्या, उस पर क्या करिए, विचार कीजिए। और अगला और नेक्स्ट लेवल होता है अवबोध स्तर कि वह चीज़ आपके अंदर अब समा जाएगी, और समा जाएगी जब तो आप समाज के नज़रिए से उसका मूल्यांकन करेंगे, समाज में उस बात का कहाँ कहाँ प्रयोग कर पाएंगे, वो होता है अवबोध स्तर। तो अवबोध स्तर समाज में प्रयोग के माध्यम से संबंधित है, चिंतन स्तर विचार से, स्मृति स्तर रट कर याद करने से संबंधित है। अगला
प्रश्न आपके सामने है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। तो काली वस्तुओं, काले चीजों को देखकर डर रहा है ना, तो एक तरह से आप देखेंगे तो काले रंग से उसको डर है। ये नहीं है कि गाय भी काटेगी, ऐसा तो होगा नहीं, कुत्ता काट लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। कोई काली वस्तु है, वस्तु कैसे कूद के काट लेगी, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन बच्चा डर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे काला रंग से भय लग रहा है और काले रंग को वो समझ रहा है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब क्या है? यह उद्दीपक सामान्यीकरण है। यानी हमने काले रंग का सामान्यीकरण इस प्रकार से कर दिया है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यह पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के तहत आता है उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसमें आप किसी वस्तु के बारे में एक विचार बना लेते हैं और आपको लगता है कि वही विचार हर जगह काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न को अब देखेंगे हम कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी। ऐसा नहीं है, जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था में नहीं होती। बच्चे खूब जिज्ञासा करते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, उनके सामने कोई नया काम होता है तो उसे भी देखते हैं। अभिवृद्धि में स्थिरता और उसके बाद सामूहिक खेल में सहभागिता भी बच्चों की होती है। तो आपका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसके लिए सही है, वो है जिज्ञासा की कमी, क्योंकि बच्चों में खूब जिज्ञासा होती है, उनमें जिज्ञासा की कोई कमी नहीं होती है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक कौन है। संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक थार्न, रोजर्स, विलियमसन। तो आपका सही ऑप्शन होगा थार्न। संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक थार्न महोदय हैं। आखिर यह होता क्या है? तो संकलनात्मक परामर्श, इसमें परामर्श शब्द से ही आप इसको समझ सकते हैं कि आपको किसी समस्या का समाधान मालूम नहीं है तो आप किसी से परामर्श लेंगे और परामर्श लेकर के उसको अपने समस्या में अप्लाई करके समस्या से बाहर आएंगे। यानी परामर्श लेना ही अपने आप में यह संकलनात्मक परामर्श है और थार्न महोदय का यह सिद्धांत है। तो अगर आप समस्या में फंसे तो किसी उच्च व्यक्ति से जो सलाह देने लायक हो उससे सलाह लीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी भी अरे गहरे से सलाह ले लीजिए, जो सलाह देने लायक है उनसे परामर्श लीजिए और अपने आप को समस्या से बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार से टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस पर लगातार आपको अपडेट प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप देख करके इस बात को समझ सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, छात्रों के मानसिक विकास से भी संबंधित होती हैं, संस्थानों के विकास से भी हैं, व्यवसाय के विकास से भी हैं। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो मुख्य रूप से हैं वो छात्रों के विकास से संबंधित है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आखिर होती क्या हैं? तो स्कूल में पढ़ाई चलती है, तो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर दौड़ का आयोजन करना, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सब, कबड्डी, ये सब खिलाना, बच्चों को टूर पे ले जाना, ये सब कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, अनुप्रयोग भी संबंधित है, बोध भी संबंधित है, अनुमूल्यन संबंधित नहीं है। और जो नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आखिर संज्ञानात्मक पक्ष होता क्या है? तो देखिए ध्यान से, संज्ञानात्मक पक्ष आपके दिमाग से संबंधित होता है कि कोई काम अब जब माइंड से करते हैं और दिमाग का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है आपका संज्ञान, कॉग्निटिव ज्ञान का लेवल। और उसमें ज्ञान आता है, अनुप्रयोग आता है और बोध आता है, तीनों आते हैं। अनुमूल्यन नहीं आता है। इसको दिया किसने था? तो बीएस ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका दिया हुआ यह सिद्धांत है और उन्होंने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष दिया। संज्ञानात्मक पक्ष में समस्या के बारे में माइंड में आपको पहले समस्या पहचाननी है, सीखना है, पढ़ना है उसके बारे में, फिर उसे भावों के अनुसार जज करना है और फिर क्रियात्मक पक्ष है कि उस पर आपको एक्शन लेना है, उस काम को करके समाप्त कर देना है। तो बीएस ब्लूम का यह सिद्धांत है, इसे देख लीजिएगा।
निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम नहीं होगा। अनियमित विकास का नियम, यह भी नहीं होगा। द्रुतगामी विकास का नियम या शारीरिक विकास का नियम है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से लेकर के 1 या और 2 वर्ष तक उसका इतना तेजी से विकास होता है शरीर का, मन का। आप छोटा बच्चा को देखे होंगे, जैसे ही पैदा होता है तो उसका शरीर लाल होता है, छोटा होता है, लेकिन 1-2 वर्षों में देखेंगे तो बहुत तेजी से वो ग्रो कर लेता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विकास का जो नियम है वो स्लो हो जाता है उसके अंदर, और धीरे धीरे 25 वर्ष तक जाते जाते बिल्कुल विकास समाप्त हो जाता है। तो द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का नियम है। अब अगले प्रश्न को देखिए कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण मतलब बातचीत करने में अक्षमता क्या कहलाती है? संप्रेषण होता है किसी से बातचीत करना। तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया या डिसग्राफिया। तो संप्रेषण की जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं डिसअफेजिया। यही आपका सही हो जाएगा। ये संप्रेषण से संबंधित है। बाकी डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन से संबंधित होता है, पढ़ने से होता है। डिसकैलकुलिया गणित से, गणित जो नंबर आप नहीं समझ पाते हैं उससे संबंधित होता है। और डिसग्राफिया जो होता है वो लेखन से संबंधित होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो तो होगा बी, बाकी के हमने लिख दिया है, उसे भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? तो व्यक्तित्व मापन की निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। इसमें होता क्या है? तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हेनरी मरे। तो हेनरी मरे ने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें किसी के व्यक्तित्व को मापने के लिए या उसके दिमाग के कॉग्निशन को मापने के लिए उसको एक चित्र दिखाया जाता है एक फ्रेम में, लेकिन वो चित्र अस्पष्ट होता है, पूरी तरीके से वो चित्र बना नहीं होता है, बस ऐसे आधा अधूरा होता है। और उसे देख करके बताना होता है कि यह किस चीज़ का चित्र है, पेड़ का है, किसी नदी का है, पुल का है, पहाड़ का है, लड़की का है या लड़के का है, सांप का है, बिच्छू का है, भैंस का है, गाय का है, किस चीज़ का वो चित्र है। तो इसी को कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसमें किया क्या जाता है कि किसी प्रतिभागी को अस्पष्ट चित्र या परीक्षण सामग्री दी जाती है जिसे पहचान करके बताना होता है कि आखिर वह चीज़ है क्या। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर के प्रश्न को देखिए कि शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? किस बात का उदाहरण है? पढ़ाने के दौरान। शिक्षण क्या होता है? बच्चों को पढ़ाने के दौरान। तो पुनर्बलन आप दे रहे हैं, समापन कौशल कर रहे हैं, आवाज में उतार चढ़ाव या उद्दीपन परिवर्तन कौशल कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल आप कर रहे हैं। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव आना बहुत लाजमी है यदि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे का ध्यान आप बार बार अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके उद्दीपन को परिवर्तित कर रहे हैं। बाकी भी और भी तरीके हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, जैसे अध्याय को अच्छे से आप प्रस्तुत करिए, श्यामपट्ट लेखन पर आप श्यामपट्ट पे लिखने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करिए। प्रश्नों को आप पूछेंगे तो बच्चा आपकी तरफ आकर्षित होगा। व्याख्या प्रदान करिए, प्रदर्शन का कौशल देंगे, सुदृढ़ीकरण का देंगे, और समापन कौशल भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। इस सारा कुछ आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में से बातें आपसे पूछी जाएंगी। इससे बाहर तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल यही होगा, इससे बाहर मामला जाएगा ही नहीं। पूरा हमने लिख दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा बुद्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों के प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि का स्तर कहलाता है? यानी कोई मंद बुद्धि बालक है तो प्रशिक्षण आप दे देंगे, आप चाहेंगे तो किसी काम को सिखा सकते हैं। प्रशिक्षण में क्या होता है कि किसी काम को सिखा दीजिए बच्चे को, लेकिन वो काम वो जीवन भर कर लेगा, अच्छे से कर लेगा। तो प्रशिक्षण दे सकते हैं आप, उसके दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। वो बुद्धि लब्धि का स्तर कौन सा है? बिल्कुल निम्नतम है, तो वो है 36 से 49। अगर किसी के बुद्धि का स्तर इतना भी आ रहा है ना, तो उसे आप काम सिखा सकते हैं, और एक बार अगर सीख लेगा तो वो काम जीवन भर कर लेगा।
यही आपका आंसर सही है। बुद्धि लब्धि के तरीकों को कई वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है अल्फ्रेड बीने का, जो इस सिद्धांत को दिया उन्होंने। अब हमारे सामने अंतिम और सबसे धांसू प्रश्न है। ग्राहम वालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया। उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो ग्राहम वालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया। चारों का नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसमें क्या भरा जाएगा, पहला कौन सा है? तो पहला आपका होता है तैयारी, प्रिपरेशन या तैयारी, इसमें भरा जाएगा, जो 4 में से पहला है। अब चारों का नाम ध्यान से सुन लीजिए। तो ग्राहम वालेस एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने रचनात्मक सोच के बारे में बताया है कि किसी भी वस्तु के बारे में आप जब सोच रहे हैं तो उसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में आप सोचते हैं। तो पहला है तैयारी, पहला कौन सा है? तैयारी है, प्रिपरेशन जिसको कहते हैं। दूसरा है उस्मायन या फिर अंग्रेजी में उसको कहा जाता है इनक्यूबेशन। उस्मायन को इनक्यूबेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप समस्या पर सक्रिय रूप से सोचना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और समस्या पर सक्रिय रूप से सोचना बिल्कुल बंद करके अपने दिमाग को आराम देंगे, और अवचेतन मन में आपकी जो जानकारी है वो धीरे धीरे इस बात को संसाधित करती है, आगे बढ़ाती है। फिर तीसरा है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन है, और चौथा है वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। आप अंतिम चरण में आ जाते हैं, चौथे पे सत्यापन के चरण पे आ जाते हैं, अपने विचार को परिष्कृत करते हैं। तो जो 4 चरण उन्होंने बताए थे वो कौन है भैया? वो है तैयारी, उस्मायन, प्रदीपन और सत्यापन। तो यह ग्राहम वालेस की रचनात्मक सोच के बारे में आपको बताता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमने लिए थे वो काफ़ी शानदार लेवल के प्रश्न थे। इनको आप हल करिएगा। कैसे लगे आपको प्रश्न? और चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।